गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, हमारे द्वारा बहुलक में आज खंडित श्रेणी के अंतर्गत अध्ययन किया जाएगा। खंडित श्रेणी आपको पहले से ही पता है, जिसे इंग्लिश में डिस्क्रीट सीरीज के नाम से जाना जाता है। इसमें सूचनाएं दो दी हुई होती हैं, एक आपका मूल्य होता है और दूसरी आपकी आवर्ती होती है। मूल्य और आवर्तियों की सहायता से ये अखंडित श्रेणी होती है। अखंडित से मतलब होता है इसमें जो मूल्य दिया हुआ होता है वो एक्यूरेट होता है और उसके सामने दी हुई आवर्ती भी एक्यूरेट होती है। दूसरे शब्दों में यहाँ पर हमारे द्वारा खंडित श्रेणी के अंतर्गत जब बहुलक की गणना की जाती है तो दो मेथड से ही बहुलक की गणना की जाएगी। पहले मेथड को हम निरीक्षण विधि कहते हैं, बाय ऑब्जर्वेशन मेथड, और दूसरे मेथड को हम समूहीकरण विधि कहते हैं, बाय ग्रुपिंग मेथड। बच्चों, निरीक्षण विधि के अंतर्गत दिए गए क्वेश्चन के अंदर हमारे द्वारा ऑब्जर्व किया जाता है किसकी आवर्ती सर्वाधिक है, और जिसकी आवर्ती सर्वाधिक होती है उसके सामने दिया हुआ मूल्य ही बहुलक कहलाता है। यहाँ पर दूसरा मेथड जो होता है समूहीकरण विधि। समूहीकरण विधि के अंतर्गत हमें दो तालिकाएं बनानी होती हैं। मैं तुम्हें प्रैक्टिकली करके बताती हूँ एक क्वेश्चन, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक क्वेश्चन हम लेते हैं जिसके अंतर्गत हमारे यहाँ पर मैं एक क्वेश्चन ले रही हूँ। क्वेश्चन के अंतर्गत आपको बहुलक की गणना करनी है। बहुलक की गणना के अंतर्गत आपको दोनों मेथड का प्रयोग करना है, बाय ऑब्जर्वेशन मेथड भी। यहाँ पर देखो बच्चों, क्वेश्चन ले रखा है आपके क्वेश्चन के अंतर्गत क्वेश्चन जेड ज्ञात करना है आपको, और दोनों मेथड के अंतर्गत पहला निरीक्षण और फिर समूहीकरण विधि, दोनों से आपको बहुलक की गणना करनी है। जेड इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, निरीक्षण विधि और बहुलक विधि, दोनों से आपको बहुलक की गणना करनी है। बच्चों, यहाँ पर आपके क्वेश्चन दे रखा है, एक्स दे रखा है मूल्य 11, 12, 13, 14, 15, 16 और 17। यहाँ पर उसकी आवर्ती दे रखी है 3, 5, 9, 7, सातवीं बार यहाँ पर 12 ले लो, फिर 10, 6 और 3। ठीक है। यहाँ आपको बाय ऑब्जर्वेशन मेथड आप ये कह सकते हैं जिसकी आवर्ती सर्वाधिक है, उसको आपने क्या ले लिया, सर्किल में ले लिया, और उसके सामने दिया हुआ मूल्य बहुलक आपने लिख दिया। जेड इक्वल टू 14 है बाय ऑब्जर्वेशन मेथड। ऑब्जर्वेशन मेथड जो है, बहुलक का मान इस क्वेश्चन में 14 आता है। अब यदि आपके द्वारा इस क्वेश्चन को समूहीकरण विधि से किया जाता है तो आपके द्वारा दो तालिकाओं का निर्माण किया जाएगा। पहली तालिका को समूही तालिका के नाम से जानते हैं और दूसरी तालिका को विश्लेषण तालिका के नाम से जाना जाता है। सबसे पहले हम समूही तालिका का निर्माण करना आपको बताती हूँ। समूही तालिका में 6 कॉलम बनते हैं। पहला कॉलम तो दी हुई आवर्तियों का ही होता है बच्चों। ये जो फर्स्ट कॉलम होता है क्वेश्चन का, दो तालिकाएं बनती हैं समूहीकरण विधि में। पहली तालिका को समूही तालिका या ग्रुप तालिका के नाम से जाना जाता है, और दूसरी तालिका विश्लेषण तालिका कहलाती है, जिसे हम एनालिसिस टेबल के नाम से जानते हैं। समूही तालिका का जब निर्माण करते हैं तो 6 कॉलम बनाने पड़ेंगे। पहला कॉलम तो दी हुई आवर्तियों का होता है। सेकंड कॉलम जो होता है दो आवर्तियों का योग होता है। यहाँ पर एक ही रहेगी, लास्ट में इसको हम छोड़ देंगे। 5 और 3 8, फिर 9 और 12
बन गया। चौथा कॉलम जब आपके द्वारा बनाया जाएगा, मैंने आपको बताया इसके अंदर 6 कॉलम बनेंगे। 6 कॉलम में पहला कॉलम तो दी हुई आवर्तियों का रहता है, दूसरा कॉलम दो आवर्तियों का योग रहता है। यदि 2 आवर्ती लास्ट में नहीं है, एक ही रह गई तो हम उसे छोड़ देंगे। तीसरा कॉलम जो होता है पहली आवर्ती को छोड़ देंगे, फिर 2 आवर्तियों का योग रहेगा जिसके अंतर्गत हम कर चुके हैं। अब हम चौथे कॉलम का निर्माण कर रहे हैं। चौथे कॉलम में 3 आवर्तियों का योग रहेगा। 9 और 5 14, 14 और 3 17, फिर आपके 12 और 10 22, 22 और 6 28, फिर आपके यहाँ पर एक ही रह गई, इसको आप छोड़ देंगे। नेक्स्ट फिफ्थ कॉलम, फिफ्थ कॉलम के अंतर्गत आपको पहली आवर्ती को छोड़ देना है और फिर 3 आवर्तियों का योग करना है। 9 और 5 14, 14 और 12 26, फिर आपके 10 और 6 16, 16 और 3 19। छठा कॉलम, छठे कॉलम के अंतर्गत आपके द्वारा दो आवर्तियों को छोड़ दिया जाएगा और 3 आवर्तियों का योग करा जाएगा। 12 और 9 21 और 10 31, ये आपका सिक्स्थ कॉलम बनेगा जिसमें आपका टोटल 31 आया है। बच्चों फिर से मैं आपको समूहित तालिका का निर्माण बताती हूँ। दिया गया क्वेश्चन x और f था, इसको हमें समूहीकरण विधि से सॉल्व करना है। समूहीकरण विधि में पहली तालिका जो है समूही तालिका कहलाती है। इसमें 6 कॉलम बनाए जाते हैं। पहला कॉलम दिए गए क्वेश्चन की फ्रीक्वेंसी या आवर्तियां होती हैं। दूसरा कॉलम 2 आवर्तियों का योग होता है, लास्ट में कुछ बच जाता है तो उसे हम छोड़ देते हैं। तीसरे कॉलम में पहली आवर्ती को छोड़कर 2 आवर्तियों का योग कर लेते हैं। चौथे कॉलम के अंतर्गत हमारे द्वारा 3 आवर्तियों का योग किया जाएगा, लास्ट में जो बच गया उसे छोड़ दिया जाएगा। फिर उसके बाद पांचवें कॉलम के अंतर्गत हमारे द्वारा पहली आवर्ती को छोड़ के 3 आवर्तियों का योग कर लिया जाएगा और छठे कॉलम के अंदर पहली 2 आवर्तियों को छोड़कर 3 आवर्तियों का योग कर लिया जाएगा। यदि लास्ट में कुछ बच गया तो हमारे द्वारा इसको यहाँ पर छोड़ दिया जाएगा। प्रत्येक कॉलम की हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी को हम सर्किल में ले लेंगे। प्रत्येक कॉलम, इस वाले फर्स्ट कॉलम में 12 है, सेकंड कॉलम में 21 है, थर्ड कॉलम के अंतर्गत हमारी 22 है, थर्ड कॉलम के अंतर्गत हमारी 22 दे रखी है यहाँ पर। फिर हमारे फोर्थ कॉलम के अंतर्गत 28 दे रखी है, फिफ्थ कॉलम में 26 दे रखी है और सिक्स्थ कॉलम में हमारे 31 दे रखी है। यहाँ पर जब हमारा इतना काम हो गया तो हम दूसरी तालिका का निर्माण करेंगे। दूसरी तालिका का निर्माण जिसे हम एनालिसिस टेबल कहते हैं। एनालिसिस टेबल के अंतर्गत हमारे द्वारा जो भी सूचनाएं हमारे यहाँ ऊपर की साइड में लिखी हुई थी उन्हें हम इस साइड में लिखेंगे, मतलब फर्स्ट कॉलम के अंतर्गत। ये हमारा विश्लेषण तालिका बनाई जा रही है। विश्लेषण तालिका का निर्माण किया जा रहा है। इस तालिका के अंतर्गत सबसे पहले हमने x को लिया था, फिर हमारे द्वारा क्या लिए गए थे, फ्रीक्वेंसी ली गई थी, फिर पहला कॉलम, फिर दूसरा कॉलम, फिर हमारे द्वारा तीसरा कॉलम, फिर हमारे द्वारा चौथा कॉलम, फिर हमारे द्वारा पांचवा कॉलम और देन हमारे द्वारा सिक्स्थ कॉलम का निर्माण किया गया था। लास्ट में हम टोटल का कॉलम और ले लेंगे। यहाँ पर x के अंतर्गत जो भी सूचनाएं दे रखी हैं 11 12 13 14 15 16, इसको लिख लिया जाएगा। 11 12 13 14
15, 16 और 17। फिर उसके बाद आवर्तियों के अंतर्गत 3, फिर 5, फिर 9, फिर 9 के बाद 12, फिर 10, फिर उसके बाद 6 और उसके बाद 3 दी हुई है। नेक्स्ट फिर आपके फर्स्ट कॉलम की हाईएस्ट आवर्ती आपके 21 दी हुई थी। 21 किन दो का योग, फर्स्ट कॉलम के अंदर आपके 12 दी हुई थी, जिसमें आपके 14 मूल्य दिया हुआ था। 12 आपके 14 मूल्य के अंतर्गत राइट का निशान लगा लेंगे। बच्चों राइट का निशान ये है कि पहले कॉलम के अंदर जो हमारा पहला कॉलम है उसके अंदर सर्वाधिक आवर्ती जो है वो केवल इस मूल्य की दी हुई है। 14 जो हमारा मूल्य है x है, उसकी आवर्ती सर्वाधिक है, तो उस पर हमने टिक लगा लिया है। दूसरे वाले कॉलम के अंदर हमारे 21 हाईएस्ट थी डिजिट। यहाँ पर हमारे 9 और 12 का योग, मतलब 13 और 14 का जो मूल्य था, 13 और 14 का जो मूल्य आवर्ती दी हुई 9 और 12 वो सर्वाधिक है, तो इन दोनों पे हम टिक लगा लेंगे सेकंड कॉलम के अंतर्गत। थर्ड कॉलम के अंतर्गत फिर हम देखेंगे तो 22 है, जो किसका 12 और 10 का योग है, मतलब 14 और 15 का एक अंतर्गत हमें टिक लगाना है। फिर हमारे चौथे कॉलम को देखेंगे तो 28 है, जिसके अंतर्गत 14, 15 और 16, 14, 15 और 16 का टिक लगेंगे। फिर हम हमारे पांचवें कॉलम को देखेंगे तो 26 जो है हमारे आपके 5, 12, 13 और 14, 12, 13, 14 पे टिक लगेगा। 12, 13 और 14 हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जिसका टोटल है उसके आधार पर हमारे द्वारा यहाँ पर टिक का निशान लगाया गया है। फिर लास्ट कॉलम के अंतर्गत 13, 14 और 15 के योग की आवर्ती सर्वाधिक थी। यहाँ पर हम इस पर टिक कर लेंगे। जब हमारा ये सारा कॉलम भर गया तो हम इनका टोटल करेंगे। 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6 है, यहाँ पर आपके 3 आ रहा है और यहाँ पर आपके 1 आ रहा है, यहाँ पर आपके 0। ये सर्वाधिक आवर्ती दिखाई दे रही है टोटल के अंदर। इसके सामने दिया हुआ मूल्य की बहुलक है, Z = 14 आएगा। ये हमारी समीकरण विधि कहलाती है। आपको बच्चों इस क्वेश्चन को इस तरीके से ही तैयार करना है। 2-3 क्वेश्चन आपको भेज दिए जाएंगे एज अ प्रैक्टिस, जिससे आपको बहुलक की गणना करना आ जाएगा खंडित श्रेणी के अंतर्गत। आगे के लेक्चर में हम जो है सतत श्रेणी का अध्ययन करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।